अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुशामदीद कहेंगे। पूरे मुल्क की सियासत में इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन नजर आ रहा है। आम इंतखाबात के हवाले से अवाम क्या राय रखते हैं ये भी आपके सामने रखेंगे, मगर इसके साथ साथ जो सिंध के अंदर इंतखाब हुआ उसमें बज़ाहिर जो गैर हतमी नताइज हैं उसके मुताबिक तो पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती हुई नजर आ रही है कि भारी अक्सरियत से वो कामयाब हुए हैं, मगर इत्तेहादी उनकी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वो समझती है कि तसादुम हुआ मगर बेज़ाब्तगियां भी हुई और धांधली का इल्जाम भी लगा रहे हैं, जो सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाएंगे। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे क्या होगा, मगर पंजाब के अंदर जो 17 जुलाई का इंतखाब है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बार बार इस बात को दोहराती हुई नजर आती है कि धांधली का पूरा मंसूबा बना लिया गया है और पंजाब के अंदर धांधली भी होगी। हो क्या सकता है पंजाब के अंदर, ये भी हारून साहब के हम तज्जिए में जानेंगे और इत्तेहादी हुकूमत के इत्तेहाद के ऊपर भी तफसील से बात होगी। आलमी सतह पर बात करेंगे कि ब्रिक्स समिट मुनक्किद हुआ और जिसमें तवक्को जाहिर की जा रही थी 2 दर्जन से जायद ऐसे ममालिक थे जो रुकन नहीं थे इस तंजीम के मगर शामिल थे। पाकिस्तान को मदऊ क्यों नहीं किया गया, इस सवाल का जवाब भी जानेंगे। और रशिया की कामयाबियों के साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पोलियो मुहिम के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहले हारून साहब ये बताइए, इत्तेहादी हुकूमत के इत्तेहाद की बैसाखियां बज़ाहिर लग रहा है सिरक जाएंगी, अब दरार गहरी हो जाएगी? नहीं, जाहिर है। देखिए ना, चौधरी शुजात का भाई कह रहा है कि चौधरी शुजात के बेटे ने डॉलर लिए। चौधरी वजात साहब की बात कर रहे हैं जी, और चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं मैंने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की है, उनसे कहा वादा न तोड़ो और किसी को धोखा न दो और बेईमानी न करो। तो आप तो अलाई थे, वादा तो आपने तोड़ दिया। और वो जरा मुझे दीजिए वो इक़्तिबासात चौधरी साहब के। जी बिल्कुल, ये जरा तफसील से बयान कीजिए और मुझे भी बताइएगा कि किसने क्या लिखा है इसमें। ये किताब मैंने पढ़ी है, ये मेरे पास भी मौजूद है। जब लिखी जा रही थी तो मैंने उस वक्त भी देखी थी चौधरी साहब के हाथ, मैंने उनसे कहा था ये मुझे दे दे, मैं इसको एडिट कर दूं। अच्छा, लेकिन वो बहरहाल किसी वजह से उन्होंने नहीं दी। तो जिन साहब ने लिखे मुझे पता है महदूद सी उनकी सलाहियत है, मेरे शागिर्द रहे हैं। वो किताब तो ऐसी कमजोर सी है, मगर चौधरी साहब फरमाते हैं टाइटल है सच तो ये है, सच तो ये है, सच ये है। और वो फरमा रहे हैं कि मेरे कहने पे वोट दिया है जी। अच्छा, शरीफ खानदान के बारे में कहते हैं नवाज शरीफ वजीर आला मुंतखब हुए तो उनके तेवर ही बदल गए, उन्होंने हमारे साथ किए हुए मुआहदे को पसे पुष्ट डाल दिया। हुआ यूं कि हमारे करीबी रिश्तेदारों जो कि सूबाई असम्बली के रुकन भी थे उनको भी चिकनी चुकड़ी बातों के जरिए अपने साथ मिलाने की कोशिश की। यूं बाहमी सलाह मशवरे का जो तरीक़ाकार मैकेनिज़्म तय पाया था इक़्तिदार के नशे में चूर नवाज शरीफ ने सिर्फ 6 माह के अरसे में ख़त्म कर दिया। बात शुरू हुई तो हमने कहा नवाज शरीफ मुसलसल वादा खिलाफियाँ कर रहे हैं, हमारे साथियों को तोड़ने और हमारे खिलाफ उकसाने की कोशिशें की जा रही हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ख़ुद जो वाक़या चौधरी साहब ने मुझे सुनाया वो ये था, ये इसी किताब पे गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि MKM को शामिल करना था 1990 की हुकूमत में और ये तय हो रहा था कि ये उनका मुतालबे तो आपको पता है कि 150 मुतालबे करते थे वो, और ख़तरनाक और ऐसे मुतालबे जो मंजूर किए नहीं जा सकते। उन्होंने कहा मीटिंग हो रही थी, मियाँ शरीफ अंदर तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा सारे उनके मुतालबे मान लो, सारे के सारे बाद में देखा जाएगा। अब ये असलम भूतानी ने क्या कहा सुना दें? हाँ सुनाए। ये प्रोड्यूसर साहब जरा असलम भूतानी साहब की गुफ्तगू जरा सुना दीजिए। PTI के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से, हमने कहा जी मुझे न वजारत चाहिए न ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना। फिर भी जब किताब छपी PSDP की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब PM के सामने एहतजाज किया वहां भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए, सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहां से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वजन है तो जरा एहसन इकबाल को कहो। तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। सर ये इलेक्शन साल है,
इलेक्शन में हमने लोगों के पास जाना है। अब सर अगर 40 करोड़ की आप स्कीम देते हैं, 8 करोड़ उसकी एलोकेशन करते हैं, तो ये 5 साल में कंप्लीट होगी ना। पता नहीं 5 साल बाद मैं इलेक्ट होकर आता हूं, एहसन इकबाल आते हैं, किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन है, तो इस साल हम फिर क्या करेंगे। अब आप बताएं कि इलेक्शन में अनसर्टेनिटी होगी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आके ये काम उठाएगा कि जी मैं 40 करोड़ का काम उठाऊंगा और ये मुझे किस्तों में 8 करोड़ मिलेंगे, वो भी आखिरी साल में ये किस्त काट देते हैं। सर जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी, और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे। फिर कहते हैं कि जी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड है पीएसडीबी में जिसकी स्कीम होगी उसको नहीं देंगे। तो सर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे। हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे, ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंचाएं। सर ये 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। अरुण साहब उधर खुश थे, इधर क्या करने आए हैं, उधर खुश थे। ये जमीर की आवाज पे आए हैं, ये अजीब जमीर हैं जो रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं। कमाल, यानी वो कह रहे हैं हम खुश थे, खुदा की कसम हम खुश थे, हमें अरबों रुपए मिलते थे यानी डेवलपमेंट फंड्स, और अब 40 करोड़ मिले हैं, वो भी सालाना 8 करोड़। कहां अरबों रुपए, कहां 8 करोड़ रुपए, और वो भी 3 दफा शहबाज शरीफ ने कहा, असल में कहा ही नहीं। अभी मुलाकात कर लिया असलम भुतानी साहब से? हमारे एक दोस्त थे, वो कहते थे कि जब मैं कहूँ ना चाय लेके आओ, अच्छा अगर तो कहूँ ना जल्दी से चाय लेके आओ, इसका मतलब नहीं लेके, अगर कहूँ भाई चाय ले आओ तो चाय ले। अच्छा असल में कहा ही नहीं। वजीर आजम साहब कहें, मिनिस्टर से 3 दफा कहें और कोई नतीजा ना निकले, और फिर कहीं और से टेलीफोन आए और फिर भी नतीजा पूरा ना निकले, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि दरअसल वो देना चाहते ही नहीं है। तो और क्या बलूचिस्तान का क्या मसला सवाल है, कश्मीर के फंड्स कम नहीं किए, गिलगित बलूचिस्तान के कम नहीं किए, बल्तिस्तान के कबायली इलाके के कम नहीं किए, जहां इनके लोग नहीं जीत सकते। अभी मैं मियां वाली से आ रहा हूं, तो वो लोग कह रहे हैं कि सड़कें जो नामुकम्मल रह गई हैं, मतलब सरगोदा मियां वाली जो बहुत अहम है उनके लिए, तो सौदा सर्व तो सरगोदा से लाते हैं ना, लाहौर तो नहीं जाते। तो ये पता नहीं मुकम्मल होगी कि नहीं होगी। 1000 स्टेडियम बन जाएंगे, 15,000 स्कूटियां तकसीम हो जाएंगी। हाँ। अपने 70 अरब रुपए देंगे अपने लोगों को डेवलपमेंट फंड्स के लिए, और वगैरह वगैरह। स्टेडियम भी उनके कहने पे बनेंगे, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान कहने पे। लेकिन ये तो पॉलिटिकल यानी तरजीहात पे वो हो रहा है ना, यानी जहां फायदा है वहां होगा, तरक्याती फंड देंगे वरना नहीं देंगे। और मोहब्बत में क्या गए थे हम, उनकी मोहब्बत में चले गए। कैसी मोहब्बत है, मोहब्बत का सियासत से ताल्लुक क्या है या नफरत का। सियासत ये देखिए, उसने कहा था चर्चिल ने कि प्राइम मिनिस्टरशिप बरतानिया की अहम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी उससे ज्यादा अहम है। भाई जीत के आएगा तो वजीर आजम बनेगा ना पार्लिमानी सियासत में। यही तो वो रो रहे हैं भुतानी साहब कि भाई 8 करोड़ रुपए साल के मिलेंगे, 40 करोड़ का मंसूबा है, कौन ठेकेदार है जो 5 साल अंदर, 5 साल किसने देखे हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा। और अभी ये क्या जरूरी है कि ये इलेक्शन जीत जाए। सही है। जरदारी साहब की मोहब्बत में तो एमक्यूएम भी खान साहब का साथ छोड़ के गई थी अरुण साहब। जरदारी साहब एमक्यूएम का तो छोड़े, वो तो बात करते हैं। राशिद महमूद सोमरो क्या कह रहे हैं जो उनके तर्जुमान है सिंध में, जरदारी भगाओ सिंध बचाओ। अब देखिए कि ये उनका सबसे करीब वो आदमी जिसने ये सारा बंदोबस्त किया है, उसका तर्जुमान ये कह रहा है कि जरदारी भगाओ तो सिंध बचाओ। एमक्यूएम भी यही कह रही है। वो वसीम अख्तर साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारी रिजर्वेशंस हैं। हाँ। और 2 सीटों पे हुकूमत खड़ी हुई है, और तासुर ये है कि इमरान खान की अक्सरियत हो गई है, और कोई तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे, और यानी एक लंबी शिकायत उन्होंने की है। उन्होंने कहा जो मुआहदा किया इन्होंने वो उसी की खिलाफ वर्जी, पहले पॉइंट पे खिलाफ वर्जी है। वो तो बिल्कुल वाज़ेह एग्रीमेंट था ना कि बल्दियात को इख्तियारात देंगे, बिल्कुल क्लियर, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता उनको इख्तियारात देते हैं। वादे तो जरदारी साहब का कौल मुबारक है कि वादे कोई कुरान हदीस होते हैं,
कोई आसमानी सहीफा होते हैं। क्या वादे की क्या हैसियत है? ठीक है हारून साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कराची इंतखाब के हवाले से जो एमकेएम, राशिद सोमरो ने कहा मेरे खानदान के 14 लोगों के वोट ही नहीं थे। आप क्या लेने के लिए गए थे इलेक्शन में? जब आपके खानदान के 14 आदमियों के वोट, तो पहले उस पर स्टैंड लेना चाहिए था ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहते हैं ना कि आपके खानदान के वोट तो रजिस्टर हों। बाकी मैं आपको बता चुका हूं, नादरा के इंतहाई जिम्मेदार अफसरों से मेरी बात हुई, चूंकि मैंने उनसे इजाजत नहीं ली इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। उनके नाम मैं ले सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो डिसऑन भी नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि मैंने इजाजत नहीं ली, वो कहते हैं ये लिस्टें है ही नहीं ठीक। एक आदमी गया, वो सोशल मीडिया पे एक लतीफा गर्दिश कर रहा है, उसने वोट डाला सिंध की, और उसने पूछा कि जरा ये बताएं कि मेरी बेगम आई थी वोट डालने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप एक घर में इकट्ठे नहीं रहते? उन्होंने कहा नहीं, वो तो 15 साल पहले फौत हो गई थी, तो वोट कैसे डालना थी? उन्होंने कहा हर इलेक्शन में वोट डालती हैं वो। सवाल ये भी उठ रहा है 300 आदमियों का मैं आपको बता चुका हूं कि इन्होंने कहा 3000 आदमी कि ये फौत हो चुके हैं, फौत हैं। और नादरा ने साबित किया कि ये जिंदा है। इनमें से किसी ने ट्रेन पे सफर किया, किसी ने जहाज पे सफर किया, किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, किसी ने कुछ किया है। वो जिंदा था तो उसने ये सब किया है ना। सही है, ठीक है। रेंजर्स कहाँ थी? अगर एमक्यूएम रेंजर्स वाले अपने दफ्तरों में थे, अपने एयर कंडीशन ऑफिस में या नॉन एयर कंडीशन ऑफिस में। उन्हें क्या पड़ी है? रेंजर्स की जिम्मेदारी लें जी इसकी। जब बात यह है कि पुलिस उनकी है। मुझे हैदराबाद से एक साहब ने फोन किया, 2 मैसेज किए उन्होंने, फोन ने मैसेज किए कि नौकरी वो देते हैं अपने वर्कर को, ठीक, अपने हामी को, और किसी और। ये बात है, हर कोई जानता है। जो वो है कमीशन, सरकारी मुलाजिम भर्ती करता, क्या कहते हैं उसको, पब्लिक सर्विस कमीशन। भाई सारे जाली सर्टिफिकेट बनते हैं दही सिंध के लोगों को, कराची के और हैदराबाद के डोमिसाइल बनते हैं, नौकरियों के लिए बना के देते हैं। हाँ ठीक है। और कराची कितना टैक्स देता है? 95%। और दही सिंध कितना देता है? लेस देन 5%। हाँ, 3-4 ठीक है मैक्सिमम। तो पैसा कहाँ जाता है? पैसा तो खैर कहीं भी नहीं जाता। बहरहाल जो है लाड़काना में अब हो रहा है काम, अब शुरू हुआ है 14 साल के बाद। जो गढ़ है इनका, जो गढ़ है। हारून साहब, JUIF की आपने बात की है, जहां फेयर इलेक्शन हुए हैं, एक तो अपोजिशन भी कमाल है वैसे सिंध की, घरों से बाहर निकलती ही नहीं है। मैंने एक बड़े लीडर से पूछा कि दही सिंध की क्या सूरत हाल है 2 साल पहले। उसने कहा मुझे ये नहीं, अपोजिशन लीडर से, उसने कहा मुझे ये नहीं पता मेरे गेट पे क्या हो रहा है, आप मुझसे पूछ रहे हैं दही सिंध में क्या हो रहा है। कौमी पार्टियों ने नजरअंदाज कर दिया उनको, सिंधियों को उनके रहमो करम पे छोड़ दिया। अब बादशाह की मर्जी, शेर जंगल का बादशाह, अंडा दे बच्चा दे, उसकी मर्जी है। ठीक है, आप फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं पीपुल्स पार्टी के हवाले से कि कहाँ पे फेयर इलेक्शन हुआ है? वो खैरपुर का गालबन है, वो दिया था क्लिप आपको, वो तस्वीर दिखे थे। अच्छा, तस्वीर वो परवीन कूड़ा उठाने वाली खातून जो है, उसने 2.5 गुना वोट लिए। मंठोर साहब हैं एक, अच्छा, उनके 2.5 गुना। उसने लिए 430, उसने लिए 190। कूड़ा उठाने वाली, उसको सीरियसली ले, कूड़ा उठाने वाली है, इसको कौन पूछता? और यहाँ पे हुआ फेयर इलेक्शन जो नजर आ गया फिर। हाँ, कूड़ा उठाने वाली ने पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट के मध्य मुकाबले खड़े होकर ज्यादा 190, उसके 430। ये से कहते हैं फेयर इलेक्शन। विफाकी हुकूमत के साथ या विफाकी इत्तेहाद पर भी गौर करने के बारे में JUIF बातें कर रही है। अरुण साहब, कीमत क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? कुछ दिनों से खामोश हैं। बिल्ली कबाब छोड़ दे। मौलाना साहब कुछ दिनों से बड़े खामोश हैं। अरुण साहब, मौलाना क्या खामोश हैं? बिलावल कहाँ है? वो महंगाई मार जो कर रहा था, वो कहाँ है? वो बसों का इफ्तिताह कर रहे हैं। वो बसों का इफ्तिताह कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं करते। महंगाई मार्च वैसे मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं करते। भाई 2.5-3 महीने में कितने, कब आए थे ये?
इतनी महंगाई हुई है जितनी 3.5 साल में नहीं हुई थी। नहीं हुई। आज कितनी बिजली की कीमत बढ़ी है? 7 रुपए और शायद 90 पैसे फी। 8 रुपए हुआ ना, 7-90 क्या 8 रुपए। 16 से 24, 24 से 32 और 32 से हो सकता है 40 का। अवाम को तो चीखे मारने का भी जो खबर है वो तो हमारी तो इतला ही गलत थी। आज देखा डेटा दोबारा। भाई हम तो फिर जितना भी बदगुमानी करते हैं वो उससे ज्यादा कोई चीज निकल आती है। 27% लाइन लॉसेज हैं, 27% दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। पाकिस्तान में 3% हो सकते हैं, 4% हो सकते हैं, 6% हो सकते हैं। जो बाकी बिजली चोरी होती है कम से कम 20%, वो जो आदमी बिल दे रहा है उसी से वसूल किया जाएगा। और ये इससे भी इनका मसला तो नहीं हल होगा, इसलिए कि बिजली 27% चोरी हो रही है ना, अब 30-35% चोरी होने लगेगी। इतना बिल कौन दे सकता है? और एसी तो आप जिन घरों में लगे हुए हैं, ज्यादा एसी जिन घरों में लगे हुए हैं, आपको बता चुका हूं एक वफाकी वजीर का कि वो उनका बिल 25,000 रुपए आता था 1 लाख के बजाय, और घर में 8 एसी थे। और वो 8 एसी थे तो उन्होंने 8-10 एसी थे। उन्होंने कहा वो बहुत बड़ा घर था, तो उन्होंने कहा भाई ये क्या मालिक मकान से ये बिल क्यों नहीं आ रहा? 25,000 रुपए बिल, ये कैसे हो गया? ये तो बिल बहुत ज्यादा होना चाहिए, 8-10 एसी चले, इतना बड़ा खानदान है। उसने कहा कि भाई मैं तो पूरा बिल दूंगा। उसने कहा ये जुल्म ना करें, यही तो मैं इंसेंटिव देता हूँ किराएदार को। ये जुल्म। एसी जहां ज्यादा लगे हुए हैं वो चेक करें, अगर वो बिजली चोरी है उससे अंदाजा हो जाएगा। वैसे यार उन सब अंदाजा क्या, वो तो पकड़े जाएंगे। अंदाजा क्या, मैं तो कराची इलेक्ट्रिक के एक साबिक चेयरमैन से मिला, उससे पूछा, वो मुझे किसी ने बताया, वो अकील करीम डैडी साहब से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा जरा इनकी कहानी तो पूछें। अच्छा। मैं कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा जी कहानी बड़ी मुख्तसर है, मुझे कत्ल की धमकियां मिलती थी। अच्छा। मैं बिजली चोरी रोकना चाहता था, मैंने इस्तीफा दे दिया। इतनी सी तो कहानी है, इस कहानी में क्या रखा है? बस। वैसे नूर आलम खान साहब को हारून साहब दाद देनी चाहिए। उन्होंने एक कदम उठाया कमेटी के अंदर कि जिनको आप जैसे वापदा मुलाजमीन हो गए या के इलेक्ट्रिक के लोग हैं जिनको फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं उनको बंद होने चाहिए और सबके हिस्से में उसी तरह से बिजली आनी चाहिए जैसे आम सारिफ के हिस्से में। उन्होंने कहा, लेकिन सवाल ये क्या इस पे अमल होगा? ये क्वेश्चन है। नहीं होगा ना। सही है। अब पंजाब के इंतखाब पे आ जाते हैं हारून साहब। इमरान खान साहब ने आज भी बात की है और उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े जो डाकू हैं हम जब आएंगे तो उनको सजा भी देंगे और सब कुछ करेंगे हम। देखिए गैलब का सर्वे क्या कहता है, मैंने एहतियातन लिख लिया, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो जाए। अप्रैल में 43% लोग कहते थे कि हम नाराज थे, जो नाराज हैं। अब कह रहे हैं 61%। ये गैलब का सर्वे कह रहा है जिसको प्रो नून लीग समझा जाता है, लेकिन झूठ तो नहीं बोल, सर्वे करना है, आखिर उनकी साख का मसला है। पॉलिटिकल सर्वे को पैसे तो नहीं मिलता है, ये तो कुछ मेंबर्स होते हैं जो थोड़ी सी फीस देते हैं। असल में तो ये कमर्शियल सर्वे करते हैं ना ये सब अदारे। मसलन ये है कि किसी बहुत बड़े सनती अदारे ने एक साबन लॉन्च करना है तो सर्वे करते हैं, उसकी लाखों या शायद मुमकिन बात सूरतों में करोड़ों रुपए फीस ली जाती हो, क्योंकि सर्वे पे डिपेंड करता है ना कि एक नया साबन इस तरह का आपके लिए काबिल कबूल होगा या नहीं होगा। तो इसलिए ये अपनी साख की तो नहीं फिक्र होती है। गैलब ने सिर्फ ये किया था कि 2012 के 6 महीनों में अपनी सर्वे रिपोर्टें जारी नहीं की थी, क्योंकि उसमें पीटीआई मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी थी। ठीक, वो तो खान साहब का कमाल है, टिकट ऐसे लोगों को दिए कि कहीं जीत न जाए। शेखुपुरा में उन्होंने 4 आदमी को कौमी असम्बली के टिकट दिए, फिर उनसे वापस ले लिया, क्योंकि वो मरहूम क्या नाम था उनका, वो अपना शाहबुल्ला नियाजी, नईमुल हक साहब की बात कर रहे हैं। नईमुल हक साहब ये सिफारिशें करते हैं। नईमुल हक साहब ने एक ऐसी खातून की सिफारिश की थी, खुशाब से उसका ताल्लुक है, वो भी शामिल है और उसका बड़ा ज़मीर जागा हुआ है। तो वो खान साहब ने पूछा भाई इसमें क्या खूबी है? उन्होंने कहा ना बड़ी वफादार ये एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उसने छोड़ दिया। बाकी बच्चों के खातून है इसलिए मजीद गुफ्तगू कर नहीं सकता। चलिए छोड़िए यार। अच्छा नहीं छोड़ो, हम तो खातून के बारे में गुफ्तगू करते ही नहीं। अच्छा वो अपना जो है और भी हैं इस तरह के, ये जो छोड़ के गए हैं, ये जिन्होंने रिकमेंड किया है, सारी इनायतें उनकी हैं। एक शाह महमूद साहब ने रिकमेंड किया था,
ये जो छोड़ के गए हैं, अभी एक इसके प्रोग्राम के बाद एक व्लॉग में करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह धांधली का मंसूबा है। देखिए एक बात तो यह है, उसमें क्या क्या अजीब वाक़यात हो रहे हैं। एक तो इमरान खान जैसे आदमी ने, जो एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पॉपुलर पार्टी का सरबराह है, 76% लोग कहते हैं फौरन इलेक्शन होने चाहिए, 61% कहते हैं कि हम नाखुश हैं इस हुकूमत से, 43% से 61%। क्या तरक्की 2 महीने के अंदर अंदर कैसी तरक्की की, कभी किसी ने नहीं की होगी। और 76% कहते हैं फौरन, और 24% कहते हैं चाहे बाद में हो जाए कोई बात नहीं। आप अब 24 और 76 3 गुना से ज्यादा, ये है इस हुकूमत की पॉपुलैरिटी। और नून लीग के सर्कल्स क्या करें, 15 सीटें हम जीतेंगे। किस तरह जीतेंगे जब लोग 61% उसके जाने पर नाराज हैं, तो आप कैसे जीतेंगे कि 15 सीटें ही आप ले जाएं, 20 में से 15 ले जाएं। हर डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है, सारे डिप्टी कमिश्नर क्यों बदले हैं, पुलिस वाले पुलिस अफसर क्यों बदले हैं। तो इमरान खान साहब ने इल्जाम आयद किया कि हर हफ्ते जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, पेश होते हैं मोहतरमा मरियम नवाज की खिदमत में, और हमजा शाहबाज कहे वहाँ एक सेल बना हुआ चीफ मिनिस्टर हाउस में। इस काम का तो ये ऐसे कारीगर हैं कि कोई होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा कभी कोई। तो इसकी तरदीद नहीं की उन्होंने। भले ये तो कह सकते हैं कि मैं नहीं जाता हर हफ्ते, उसमें एक अंदेशा है, जब वो कहेंगे मैं नहीं जाता तो हर कहीं तो पीटीआई के हम ही मौजूद हैं, वो कहेंगे ये टिकट है। एक रफीक बाजवा साहब थे, वो मिले भुट्टो से एट द हाइट ऑफ द मूवमेंट, जब ये यानी इतनी कशीदगी थी मुल्क में, इतनी कशीदगी तो अब भी नहीं है जितनी उस वक्त थी, इतनी शदीद कशीदगी थी जिसकी बात नहीं। वो सेक्रेटरी जनरल थे पीएनए के, वो मिले जाके भुट्टो से खुफिया तौर पर। तो 2 दिन में पता चल गया, क्योंकि पीआईए में जो लोग थे जो पीएनए से हमदर्दी रखते थे, उन्होंने कहा ये टिकट है जनाब, ये फ्लाइट है। तो ये पिंडी उस दिन क्या करने के, इन्होंने छुपाया क्यों, फिर तहकीक की तो पता चला उनको हटा दिया गया, सब कुछ सामने, उनका कैरियर ही खत्म हो गया। सेक्रेटरी जनरल। तो जीत तो ये सिर्फ एक सूरत में सकते हैं, वो सूरत बताएंगे ब्रेक से वापस आके। अच्छा चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सी एक सूरत है जिसमें ये जीत सकते हैं। इसहाक डार साहब भी वतन वापस आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, क्या करेंगे वो आकर, इसके ऊपर बात होगी। और आलमी सतह पर क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही है, इसके ऊपर भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, आप बात कर रहे थे किस एक सूरत में जीत का इम्कान बाकी है। 17 जुलाई के इंतखाब के हवाले से हमारी बात चल रही थी। सिर्फ धांधली से जीत सकते हैं और कोई सूरत नहीं है। 61% लोग ये कहते हैं कि हम नाखुश हैं उसके जाने पे, 39% कहते हैं कि हम खुश हैं। इसका क्या मतलब है? इसके बाद कौन सा इलेक्शन रह जाता है? अब ये धांधली करेंगे जबरदस्ती, उसके नतीजे में एजिटेशन होगा। तो एजिटेशन तो इमरान खान उसी दिन करना चाहते थे, उसी दिन उसी रात ऐलान करना चाहते थे, ठीक। और पार्टी इसके लिए तैयार थी, पूरी पार्टी। 3 आदमी ने रोक दिया। किन्होंने, बताएंगे? परवेज खटक, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी। मिन्नत समाजत की उन्होंने कहा ना, एजिटेशन न करा। अब इसके वजूहात में मैं ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए कि शख्सियात से बहस करनी पड़ेगी जो मैं नहीं करता। टाइगर फोर्स की भी तश्कील दोबारा से शुरू कर दी, और फार्मूला क्या होगा? नहीं, क्या फार्मूला है जी, वो तंजीम पे तवज्जो देते ही नहीं। देखिए ना, 76% लोगों ने ये कहा है गैलप के सर्वे में। गैलप के सर्वे को कभी लाइटली न लें, वो ठीक है, सवालात को देखना पड़ता है, सवालात क्या किए कि खान साहब को बात करनी चाहिए, एजिटेशन की बजाय बात करके इलेक्शन तक ले जाने चाहिए मुल्क को, ठीक। इसलिए कि इलेक्शन में उनके जीतने का चांस है। बात करें एस्टेब्लिशमेंट से भी, मैं खुद भी यही कहता हूँ।
दरवाजे बंद ना करें। सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते। एजिटेशन, दबाव रखें, दबाव जरूर रखें, जलसे करें, मगर बातचीत के लिए एक रास्ता, बातचीत भी करें और मतलब इलेक्शन तक ले जाए। इलेक्शन वो जीत सकते हैं। अपने आदमी हर पोलिंग स्टेशन पर खड़े करें ना जी, धांधली न करने दें। मतलब मैं मियाँ वाली से हो गया, मियाँ वाली में तो धांधली नहीं हो सकती। वहां तो लोग तुले हुए हैं, वो कहते जी करके दिखाएं धांधली। वो 2002 में भी उनको हरा रहे थे, इमरान खान को। अच्छा, लेकिन वहां मियाँ वाली में तो लोग मुसल्ले हैं। मियाँ वाली में आपको पता है कत्ल की कितनी वारदातें होती हैं? पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 100-150 आदमी कत्ल होते हैं हर साल। असला है लोगों के पास। मियाँ वाली पंजाब का हिस्सा, लेकिन असल में तो पश्तून बेल्ट का हिस्सा है ना। ठीक है, आप कोई तुर्की का फॉर्मूला भी बयान कर रहे थे, कुछ इस तरह से इन्हें करना चाहिए। वो ये देखिए, तो बड़ी सादा सी बात है। तुर्कों ने इलेक्शन इस तरह जीते थे कि 5 दफा हर वोटर के पास वर्कर जाते थे, फीडबैक लेते थे, अपनी राय देते थे, देखते थे वो क्या चाहता है। ब्रीफिंग होती थी, डीबी ब्रीफिंग होती थी, तो इलेक्शन हुई। इस फार्मूले में जमात इस्लामी के मियां असलम जीत गए इस्लामाबाद में। हालांकि जमात इस्लामी तो कोई पॉपुलर पार्टी नहीं, आजकल बड़ी तहरीक चला रही है, आपने पूछा ही नहीं उसका। जमात इस्लामी की हमेशा हर प्रोग्राम में हम बात करते हैं। 200 कम अज कम ट्वीट हर रोज आते हैं, जमात इस्लामी जीत रही है कराची का इलेक्शन भी, और आइंदा इलेक्शन भी, आम जनरल इलेक्शन भी जीत जाए। ठीक है, सवात की नशिस्त के बारे में पूछूंगी, मगर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया वो कितना मुआवन साबित होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए ना, हाई कोर्ट का फैसला आया कब? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। फैसला तो ठीक है। ये फैसला अगर 6 हफ्ते 7 हफ्ते पहले आता तो 4 आदमी नून लीग को छोड़ चुके थे। अब उनकी है मेजॉरिटी, 3 की रह गई है। 8 की थी, 3 की रह गई। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 की रह गई, तो 4 आदमी उसमें से निकाल दें तो मेजॉरिटी फिर नून लीग की, पीटीआई की बनती है। मगर पहले तो उन 4 में से 3 को राजी किया गया ना जी। पहले उनका जमीर जागा, वो छोड़ के चले गए। ये जमीर बड़ा कमाल, अजीब एक नया जमीर पैदा हुआ जो रिमोट कंट्रोल पे चलता है। ये बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं पूछने वाली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। इमरान खान साहब, हम सब कहते हैं, मैं आप पूछे, मैं बता नहीं सकता, इतने आजाद हम नहीं। मैं भी नहीं पूछ सकती हारून साहब। इमरान खान साहब कहते हैं जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान का क्या सवाल है? इलेक्शन कमीशन इस इम्तिहान में फेल हो गया। खान साहब अल्फाज के इंतखाब को बहुत अच्छे नहीं करते। इलेक्शन कमीशन इस इम्तिहान में फेल हो चुका है, नतीजा आ गया है। बिल्कुल, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक जानबदार आदमी समझा जाता है। एक जज जो है, जब उसको जानबदार, जज किसी हैसियत है ना उनकी जी, उनको जानबदार समझे, उनको अलग होना चाहिए, उनको मुस्तफी होना चाहिए। जिम्मेदारी क्या है, इम्तिहान क्या है? धांधली होगी, एवरीबॉडी नोज धांधली होगी, इसमें शुबे की क्या बात है? ठीक है, अब चूंकि वो फरीक की हैसियत इख्तियार कर गए। हारून साहब, सवात में क्या हुआ? सवात की नशिस्त में क्या हुआ? सवात में तो सिर्फ ये पता चला जो गैलप के सर्वे में पता चला है। देखिए ना, कुजा ये कि एएनपी अकेली जीत गई थी, पीटीआई को हरा दिया। क्यों जीत गई थी एएनपी? एएनपी के लोग टेररिज्म का निशाना बने थे। एएनपी और पीपल्स पार्टी 2 पार्टियां हैं जो किसी कंट्रीब्यूशन वो मानना चाहिए, जिन्होंने टेररिज्म के खिलाफ बात की, जिनके लोग मारे गए। एएनपी के तो बहुत लोग मारे गए जी। उसकी वजह से उनके साथ हमदर्दी थी, वो जीत गए। सवात में सबसे ज्यादा कत्ल गारत तालिबान ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यानी यहां पे की थी ना जी, जीत गई। अब 12 पार्टियां अब हार गई, एक पार्टी अकेली जीत गई। अब एएनपी के साथ सारी पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है। बताया गया कि जमात इस्लामी भी, जिसका बड़ा, जमात इस्लामी के वोट सवात में काफी है। रियासत में दीर चित्राल सवात में जमात इस्लामी का काम जो है 50-60 साल पुराना है, इससे भी ज्यादा। शाही खानदान के लोग उसमें रहे हैं, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, बड़े मुखलिस। चित्राल में तो अब भी उनका एमएनए जीतता है। ये जो पुरानी रियासतें थी, इसमें उनका काम, ये बड़े सादा मुखलिस लोग हैं, क्योंकि वेलफेयर का काम तो जमात इस्लामी ने बहुत किया है ना, तालीम का किया है, वेलफेयर का किया, उसके बावजूद हार गए। अब 12 पार्टियां हैं और हार गए।
इसी तरह हारेंगे पंजाब में अगर फेयर इलेक्शन हो, और अगर फेयर नहीं होंगे तो एजिटेशन होगा। ठीक है, खबर तो बड़ी, जो एजिटेशन खान साहब करना चाहते थे डट के, जो उनका मिजाज है, जिससे अपना रोक दिया असद उमर ने और परवेज खटक ने और शाह महमूद ने, हैं? शाह महमूद साहब लोगों से कहते हैं कि हारून रशीद से कहो मेरी मुखालफत ना किया करे। मैं उनसे कहता हूँ कि कोई काम तो करे ये ऐसा कि मैं इसकी हिमायत करूं, कोई काम ऐसा करके कभी दिखाए तो सही। पीटीआई वाले तो आपसे ये भी डिमांड कर रहे हैं आप भी फील्ड में निकलें। और रोज आते हैं रहते हैं, आप ट्वीट करते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं फील्ड में, मैं जाऊं उस मोहल्ले में जाके जो इनका काउंसलर खड़ा उसके लिए वोट मांगू। वो खुदा के बंदो, अखबार नवीसों का ये काम है। हाँ जी, हम तो ये कहते हैं भी आपका अमरीकी साजिश हुई, अमरीका आपके खिलाफ साजिश में शरीक था, इंट्रीग करके निकाला गया, ये तो आपका हक है। मगर ये है कि अखबार नवीस जो अखबार में या तो अखबार में ही छोड़ दे, फील्ड में तो नहीं। वही तो खान साहब ने कहा था बहुत पहले, सेनेटर आपको बनाता हूँ। वो मैंने कहा मुझे सेनेटर बना के क्या करोगे, मैं तो तुम्हारी राय पे चलूंगा। हाँ, खबर बड़ी ये है कि इसाक डार साहब वतन वापस आ रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि मुकदमात का सामना करेंगे। अप्रिशिएट करें। कौन से मुकदमात? 3 साल में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी राना सनाउल्लाह के खिलाफ, और एग्जेम्पशन है हमजा साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जिसमें एफआई के अफसर कस्में उठा उठा के कहते हैं हमारे पास मुकम्मल सबूत मौजूद है, और रह गई नैब। तो मैं उसकी तजवीज सीरियसली पेश कर चुका हूं, लोग उसको मजाक समझने लगे हैं कि भाई इसकी शादी हाल बनाए, इनकी क्या जरूरत है। अभी एक मैसेज आया था 3 दिन पहले कि हमने एक हाउसिंग सोसाइटी के साथ बारगेनिंग करके तो कुछ 16 अरब रिकवर किए, भाई खाए थे 21 अरब, रिकवर किए 16 अरब, तो 21 अरब जो हैं वो बराबर थे तकरीबन 75 अरब के। हाँ। जब खाया गया था 20 साल पहले, तो 16 अरब दिए। तो इसमें क्या है, मेरा मौका फिर भी यही था, ओ भाईजान शादी हाल खोलो, यहाँ पे 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए महीने की आमदन होगी हुकूमत पाकिस्तान को, अब इसमें रखा क्या है। चलिए हारून साहब, मुकदमा देखिए वो सामना करेंगे, जब वो खत्म हो जाएंगे मुकदमा तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो वजीर खजाना के ओहदे पर आएंगे। कौन से, ये वो अदालती निजाम है जो 130वें नंबर पर है दुनिया में। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सही फैसला है ना कि उनके 5 आदमी ना, मगर आया कब ये फैसला? उस वक्त आया ना जब उसकी अफादियत खत्म हो गई। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन ये तो हारून साहब सब कुछ तहकीक में या सबूतों के साथ है कि इसाक डार साहब ने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया, उनके साथ डिटेल्स क्या हैं? शौकत तरीन की बात को कभी से नॉन सीरियसली न ले, हमेशा ही इज ए वेरी वेरी सीरियस पर्सन। वो मतलब उनको कोई जरूरत वजारत की नहीं थी। वो वजारत में किस लिए गए थे? उन्होंने अखूबत के लिए 7 अरब रुपए माहाना मंजूर किए कि भाई ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट चलाते हैं, सारे पैसे वापस ही कर देते हैं। 7 अरब रुपए हर महीने देंगे और 4 रुपए वापस आ जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो चलो बेवाओं यतीमों का तो हक है, बाकी तो आप लोगों को अपाहिज बना रहे हैं ना, बजाय इसके कि उनको 1 लाख रुपए दे दें कि वो अपना एक छोटी सी किराने की दुकान बना ले या फलों की रेडी। देखिए इसमें कितना ज्यादा मुनाफा होता है। हमारे एक दोस्त ने बताया कि एक बड़े मियाँ फल बेचते थे लाहौर में, उनसे पूछा कि भाई थोड़े से फल आप रखते हैं? उन्होंने कहा मेरे पास है ही 5,000 रुपये, 5,000 रुपये के फल लाता हूँ, उससे घर की गुजर बसर हो जाती है। वो कहते हैं मैंने उसको 5,000 रुपये दिए और वो 10,000 रुपये के फल लाने लगा और उसने आसानी से वो वापस कर दिए 100 रुपये रोज के करके। उसमें क्या है? तो वो कहते उसने कहा वो खुशहाल, उसने कहा मैं खुशहाल हो गया। बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पहले। आप 1 लाख रुपए किसी को देते हैं और वो 1 लाख रुपए से फल की दुकान जो है वो खोली जा सकती है। और आपको पता है इसमें प्रॉफिट रेशियो क्या है? अप टिल 50%, इससे भी ज्यादा। हमारी सड़क पे जहां मैं रहता हूं तरबूज की कीमत है 80 रुपए किलो, ठीक, मियाँ वाले में 20 रुपए किलो। इतना मार्जिन होता है, यानी यहां पहुंचता होगा तो 30 रुपए का हो जाता होगा, मगर उसके ऊपर मुनाफा। कपड़े पे प्रॉफिट क्या है, का रेशो क्या है? ये खाते रोज धड़ाधड़ कपड़े खरीदते हैं, उनको पता ही नहीं है। मिनिमम 25%।
25 भी होता है, 30 भी होता है, 50 भी होता है, 60% भी होता है। ख़वातीन के और जो डिजाइन जो डिजाइन सो कॉल्ड डिजाइन है, चोरी के डिजाइन होते हैं अक्सर, उसमें 200% भी होता है। चलिए वे ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ख़वातीन पे नुक्तेचीनी ना किया करें हारून साहब। मैं तो कहता अपने पैसे जाया ना करें, मैं नुक्तेचीनी थोड़ी कर रहा हूँ। ये शौक होता है हारून साहब। नहीं, शौक है भाई, सही पैसे दें, असल कीमत दें। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है, इसके पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, आप कुछ पोलियो के हवाले से शहबाज शरीफ हुकूमत ने या मौजूदा हुकूमत ने 5 रोज़ के लिए इंसदाद पोलियो शुरू की है, क्या समझते कितनी फ़ायदेमंद होगी? अब तक कौन से इकदाम है कि एक भी पोलियो का जो केस है वो रिपोर्ट नहीं होना चाहिए? देखिए, मसला जो है अगर समझना चाहें तो बहुत सादा है, हल करने के लिए बहरहाल मेहनत करना पड़ती है। पोलियो पाकिस्तान की वजह से नहीं हो रहा। पाकिस्तान में सिर्फ एक इलाका है जहाँ ये मसला है। ठीक, पोलियो हो रहा है बेसिकली अफगानिस्तान की वजह से, और अंदाज़ा है, इसमें कोई बाकायदा डेटा या इन्फॉर्मेशन तो मौजूद नहीं है, अंदाज़ा ये है कि इसमें दुश्मन ममालिक शामिल हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियां जो हैं वो ये करती हैं, मतलब इंडिया के बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके राब्ते हैं TTP से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। और जिन लोगों को ये खुशफहमी है ना बाय द वे कि तालिबान के आने के बाद अमेरिका नवाज इंतज़ामिया चली गई तो टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, वो बड़े मुग़ालते में हैं। तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान को इनसे बड़ी हमदर्दी है। एक तो ये बाढ़ जब तक मुकम्मल नहीं होगी ना जी, रास्ते होने चाहिए, चाहे 10 रास्ते रखें, 12 रखें, 20 रखें, और वहां से कोई शख्स दाखिल ना हो पोलियो का कतरे पिए बगैर। दूसरा, कबायली इलाके में फोकस करें जहां यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जो ये कतरे पिएगा उसकी औलाद नहीं होगी। ये वहां पे एक भरपूर मुहिम होनी चाहिए। ये सिर्फ टेलीविजन के जरिए नहीं हो सकती। उसमें बहुत से लोग हैं टेलीविजन अव्वल तो देखते ही नहीं, जो देखते हैं कोई एतबार ही नहीं करता। मैं कोयटा के होटल में ठहरा हुआ था, जमीयत उलमा इस्लाम के एक इंतहाई मुमताज लीडर का मेहमान था। ठीक, तो मैं जब कमरे से बाहर गया, उसका किराया भी उस शरीफ आदमी ने अपनी जेब से दिया, तो उसने इजलास बुला लिया वहीं पे। मैं तो घूमने फिरने के लिए गया, तो उसने कहा 1 घंटे की मीटिंग यहीं कर लेते हैं। जब मैं वापस आया तब मैंने टेलीविजन खोला, श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हो रहा था। ठीक, तो उसने कहा, एक मौलवी साहब ने कहा कि ये हमारे मौलवी साहब आपका टीवी तोड़ देंगे। मैंने कहा इनसे कहो जल्दी करें, क्योंकि इसका किराया तो आपको ही एक साथी ने देना है, और मैं तो श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ। आपके एक मौलवी साहब जो थोड़ी देर पहले यहाँ इंडियन गाने सुन रहे थे। गुजारिश ये है कि कबायली इलाके को फोकस करना चाहिए, फिर पश्तून बेल्ट को फोकस करना चाहिए ज्यादा। वह तो पूरे मुल्क में है जी। ये थोड़ी है कि वहीं पे अपना गलत मालूमात वो की जाती हैं। बहुत सी तंजीमें हैं जिनमें भाई ऐसे मौलाना हजरात आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं इंसान चांद पे उतरा ही नहीं। ऐसे ड्रामा है, तो वो उसको फोकस करेंगे। देखिए, मर्ज पोलियो नहीं है, मर्ज है जहालत। वो नफ्सियाती जहालत, नफ्सियाती क्या जहालत है, पता ही नहीं। ओ भाई, अमरीकियों ने अपने सारे लोगों को कतरे पिलाए पोलियो के, फ्रांसीसियों ने पिलाए, जापानियों ने पिलाए, चीनियों ने पिलाए, रूसियों ने पिलाए, दुनिया की 250 अक़वाम में से हर एक ने पिलाए। उनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे या उन्हें कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट हुआ? ये तो हमेशा जो इंटरनेशनल कैंपेन्स होती हैं इसको तो 1000 बार जांचे जाते। देखें ना, इसकी कोरोना की वैक्सीन लाने में कितना अरसा लगा, कितनी तकलीफ उठाई गई। साइंसदान कहते जब तक मुतमईन नहीं होंगे कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। सारी दुनिया में रेडिकेट हो गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बेसिकली अफगानिस्तान की वजह से और कबायली पट्टे की वजह से। अब आप अफगानिस्तान से ताल्लुकात तो नहीं खत्म कर सकते, आपका पड़ोसी मुल्क है, 1000 साल के ताल्लुकात हैं, और आखिर एक दिन इन ताल्लुकात में ठहराव भी आएगा
और वो आपका दस्तबाजू भी बनेगा। जो लोग ये कहते हैं नहीं बनेगा वो गलत कहते हैं। हजार देखो पाकिस्तान में तो लोग मुसलमान ही इसकी सेंट्रल एशिया की वजह से हुए हैं। सिंध में लोग अरबों की वजह से मुसलमान हुए। तो सिंध में 250 साल तक अरब हुकूमतें बनती बिगड़ती रही। सादात आए, 10% सादात आए तकरीबन सिंध में, और सवाद में भी तकरीबन 10% सादात। यहां तो महमूद गजनवी ने जब अपना गवर्नर बिठाया और जनाब अली बिन उस्मान हजवेरी जिन्हें दाता गंजबख्श कहा जाता वो तशरीफ लाए, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो आपके ताल्लुकात तो हमेशा रहने, पड़ोसी तो नहीं आप बदल सकते। फिर ये कि हमारे तो हीरो मुश्तरक है। अहमद अब्दाली हमारा भी हीरो, उनका भी हीरो है। महमूद गजनवी उनका भी हीरो है, हमारा भी हीरो है। इसी तरह शाहबुद्दीन गौरी उनका भी हीरो है, हमारा भी हीरो है। तो ये एक वक्त में इन ताल्लुकात को स्मूथ भी होना है। ये इंतहा पसंदी हमेशा नहीं रहेगी, ठीक। लेकिन ये है कि भाई सरहद तो सरहद है, सरहद मुकद्दस है, एग्रीमेंट मुकद्दस होता है। उफ़ुल्लाहद काना मसूला, ये 2 मुल्कों का एग्रीमेंट है। वादे पूरे किया करे, वादों के बारे में सवाल किया जाएगा। आप 20 दरवाजे छोड़ के 40 बना दें, 60 बना दें, एनीबॉडी हु एंटर्स। एक जमाने में 3000 बच्चे पढ़ने के लिए, मुझे नहीं पता आजकल क्या सूरत हाल है, आते थे वहां से अफगानिस्तान से पढ़ने के लिए। आए जरूर आए, शौक से आए, पढ़ाना चाहिए। जो भी मदद हो सकती है, वो तकलीफ और मुसीबत में है। ये ठीक है कि उनकी लीडरशिप दाना नहीं है और वो ये नहीं समझ रही कि अगर टीटीपी के लोगों को वो पनाह देंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। खुद उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, दुनिया से कट कर रह जाएंगे। ठीक ठीक। तो ये है कि भाई एजुकेट किए बगैर लोगों को, और उसके लिए प्रोग्राम इस तरह डिजाइन करने चाहिए उनकी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में, और दलील के उनको बताएं भी सारे जापानियों ने पिए हैं, सारे फ्रांसीसियों ने पिए हैं, उनकी फिल्में बनाएं, उसको डब करें, उनके लोगों को ले जाएं, उलमा को दूसरे मुल्कों में दिखाएं। आखिरी 30 सेकंड है साहब। एक तो चीज ये भी है कि हामला खवातीन को लेडी हेल्थ वर्कर्स ट्रेन करें, उनको बताएं कि आने वाला बच्चा किस हैसियत में आएगा और उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है। ये भी एक तरबियत हो सकती है। बहुत सी चीजें हैं उसमें, ना पूरा प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे देखने वालों का शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।